किसान भाइयों, टैंक भरते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसके भरने की प्रक्रिया एक ही दिन में समाप्त हो जाए। टैंक भरने का क्रम इस प्रकार होना चाहिए। पहली परत व्यर्थ पदार्थों की 6 इंच की ऊंचाई तक भरते हैं। इस प्रकार व्यर्थ पदार्थों की 30 घन फुट में लगभग 1 क्विंटल की जरूरत होती है। दूसरी परत गोबर के घोल की होती है। इसके लिए 150 लीटर पानी में 4 किलोग्राम गोबर अथवा बायोगैस संयंत्र से प्राप्त गोबर के घोल की 2.5 गुना ज्यादा मात्रा प्रयोग में लाते हैं। इस घोल को व्यर्थ पदार्थों द्वारा निर्मित पहली परत पर अच्छी तरह से भीगने देना चाहिए। तीसरी परत छनी हुई सूखी मिट्टी की प्रति परत आधा इंच मोटी दूसरी परत के ऊपर बिछाकर समतल कर देते हैं। चौथी परत, इस परत को वास्तव में परत न कहकर पानी के छींटे कह सकते हैं। यह इसलिए आवश्यक है कि टैंक में लगाई गई परतें ठीक से बैठ जाए। इस क्रम को क्रमशः टैंक के पूरा भरने तक दोहराते हैं। प्रायः देखा गया है कि 10 या 12 परतों में गड्ढा भर जाता है। टैंक भर जाने के बाद अंत में 2.5 फुट ऊंचा झोपड़ी नुमा आकार में भराई करते हैं। इस प्रकार टैंक भर जाने के बाद इसकी गोबर और गीली मिट्टी के मिश्रण से लेप कर देते हैं। यदि नाडप कंपोस्ट की गुणवत्ता में अधिक वृद्धि करती है तो आधा इंच मिट्टी की परत के ऊपर 1.5 किलोग्राम जिप्सम और 1.5 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट और 1 किलोग्राम यूरिया का मिश्रण बनाकर 100 ग्राम प्रति परत बिखेरते जाते हैं। टैंक भरने के 60 से 70 दिन बाद राइजोबियम और पीएसबी कल्चर और एजोटोबैक्टर का कल्चर बनाकर मिश्रण को छेदों द्वारा प्रविष्ट करा देते हैं। टैंक भरने के 15 से 20 दिन बाद उसमें दरारें पड़ने लगती है तथा इस विघटन के कारण मिश्रण टैंक के नीचे की ओर बैठने लगता है। यह आवश्यक है कि टैंक में 60% नमी का स्तर हमेशा बना रहे। इस तरह से नाडप कंपोस्ट 90 से 110 दिन में बनकर प्रयोग हेतु तैयार हो जाती है। लगभग 3 से 3.25 टन प्रति टैंक नाडप कंपोस्ट बनकर प्राप्त होती है तथा इसका 3.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में प्रयोग करना पर्याप्त होता है। इस कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा नाइट्रोजन के रूप में 0.5 से 1.5, फास्फोरस के रूप में 0.5 से 0.9 तथा पोटाश के रूप में 1.2 से 1.4% तक पाई जाती है। नाडप टैंक 10 वर्ष तक अपनी पूरी क्षमता से कंपोस्ट बनाने में सक्षम रहता है। अगर फलों के अंतर्गत लीची की बात करें तो यह काफी लोकप्रिय फल है। प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा उधम सिंह नगर में इसकी बागवानी व्यावसायिक स्तर पर यहाँ के बागवान भाई करते हैं और अब लीची के बाग में फल धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और यह अवस्था लीची के बाग से अधिक फलन हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु प्रायः देखा जाता है कि बागवान भाई इस अवस्था पर विशेष देखरेख नहीं करते या फिर अज्ञानतावश इसमें किए जाने वाले कार्यों में ध्यान नहीं देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लीची के फलों का फटना, फलों का झड़ना, विभिन्न कीटों द्वारा लीची के फलों को नुकसान पहुंचाने के कारण लीची का उत्पादन घट जाता है, जिससे कि आने वाले समय में बाग से बहुत कम लाभ की प्राप्ति होती है। अतः किसान भाइयों, यदि आपके पास फलन अवस्था वाले लीची के बाग हैं तो इस समय किन किन कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं ग्राम दलहेड़ी सहारनपुर के प्रगतिशील बागवान अशोक कुमार। ये लीची का जो बाग है, इसमें मेरे पास लगभग 20 बीघा जमीन में ये बाग है और इसके लिए मैं क्या उपचार करता हूँ, ये फरवरी में लगभग इसमें बोर आना शुरू हो जाता है लीची में। फरवरी के बाद जब तक इसमें फलों की सेटिंग न हो जाए तब तक हम इसमें पानी नहीं लगाते हैं, क्योंकि पानी लगाने से इसमें नुकसान बढ़ जाता है, बोर खराब हो जाता है। इसलिए फलों की सेटिंग होने पर फिर अप्रैल में हम इसमें पानी लगाते हैं। अब इसमें फलों की सेटिंग हो रही है और इसमें नमी बनाए रखना हमारे लिए अति आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बोर के समय या इसके पश्चात भी फफूंदी आ जाती है। फफूंदी एक ब्लैक कलर में काली होती है और एक सफेद होती है, तो इसके लिए भी हमें किसी फंजीसाइड का स्प्रे करना बहुत अनिवार्य है, जैसे कि M45 या वावस्टीन वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं।
जैसे जैसे फल बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हमें इसमें नमी बराबर बनाई रखनी चाहिए। और जब फल मोटा हो जाता है और गुद्दा तेजी से बढ़ता है, ऊपर से गर्मी पड़ती है, तो हमें पानी की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए और इस पर पानी का स्प्रे करना चाहिए ताकि गर्मी से और गुद्दे के तेजी से बढ़ने से उसका छिलका न पट जाए। ये स्प्रे धूप में नहीं करना चाहिए, या तो सुबह ही करना चाहिए या फिर शाम को 5 बजे के बाद पानी का स्प्रे करना चाहिए। हाँ, इस पानी के स्प्रे से इसमें चमक पैदा होगी और फल का साइज बढ़ेगा और ऊपर से ये फटने से बच जाएगी, जिससे मार्केट में इसकी पकड़ बहुत अच्छी होगी। पानी के छिड़काव के साथ हम इसमें बोरोन का छिड़काव भी कर सकते हैं, अगर हमने पहले इसमें बोरोन जमीन में न लगाया हो और फटने की समस्या अधिक आती हो तो इसके लिए बोरोन का स्प्रे भी हम इसमें कर सकते हैं, जो बहुत ही लाभदायक होगा। फल मक्खियों की समस्या आजकल बढ़ती जा रही है, उससे बचाव के लिए, क्योंकि वो टहनियों का रस चूस लेती हैं, जिससे फिर लीची टूटकर गिरने लगती है। उससे बचाव के लिए हम मिथाइल यूजिनॉल को ट्रैप में लगाकर प्रयोग कर सकते हैं, काफी लाभ उसका हमें प्राप्त होगा। किसान भाइयों, लीची की फलत वाली अवस्था पर फल छेदक कीट अर्थात फ्रूट बोरर का प्रकोप ज्यादा देखा जाता है, जो कि फलों के अंदर घुसकर इसको नुकसान पहुंचाता है। फल छेदक कीट की रोकथाम हेतु डाइक्लोरोवास 0.05% अर्थात आधा मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में या मोनोक्रोटोफॉस 0.4% में से किसी एक का फल बनने के पश्चात 1 माह के अंतर पर पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। इसी समय फल विगलन नामक रोग का भी प्रकोप होता है, जिसकी रोकथाम हेतु फलों के पकने से 20 से 25 दिन पहले 22 अर्थात कार्बेंडाजिम 0.1% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार से अगर सभी देखरेख हम ठीक प्रकार से करते रहते हैं तो मई के प्रथम सप्ताह में लीची पकनी शुरू हो जाती है और लगभग 15 दिन के अंदर संपूर्ण लीची जो है पककर बाजार में आ जाती है। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसायों में किसानों के सामने आ रही बाधाओं एवं चुनौतियों के समाधान हेतु अन्नदाता लेकर आया है निःशुल्क फोन हेल्पलाइन सेवा 1800-425-4085 सोमवार से शनिवार साय 5 से 6 बजे केवल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड हेतु। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। किसान भाइयों, हमारा राज्य उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है, परंतु विगत के वर्षों में इन दोनों ही प्रदेशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने कृषि क्षेत्र के ऊपर बहुत दबाव बनाया है, जिससे कृषि जोतें छोटी हुई और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अतः भूमि आधारित कृषि के साथ साथ कृषि सहव्यवसायों को अपनाना नितांत आवश्यक है, जिससे कि अपने गांव व शहरों में ही अच्छी आय एवं आमदनी प्राप्त कर किसान भाई अपना जीवन यापन एवं विकास कर पाएं। यदि कम लागत वाले कृषि सहव्यवसायों की बात करें तो पशुधन के अंतर्गत बकरी पालन, भेड़ पालन, खरगोश पालन इत्यादि कृषि सहव्यवसायों को अपनाकर आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत मांस हेतु खरगोश पालन की बात की जाए तो यह अत्यंत लाभकारी कृषि सहव्यवसाय है, जिसको प्रदेश के किसान भाई अपनाकर काफी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। परंतु आप सोच रहे होंगे कि इसके पालन हेतु किन किन प्रमुख बिंदुओं को ध्यान दिया जाए। इस शंका के समाधान हेतु आज हमने आमंत्रित किया है एक प्रगतिशील खरगोश पालक जिला सहारनपुर के राजा सिंह यादव को। किसान भाइयों, जैसे मेरे यहाँ ये 70-80 खरगोश आए थे, ये
मैं अपने आप ही लाकर इनकी कैसे देख रेख करी, कैसा इनका खान पान कराया, कैसे इनका क्रॉसिंग करवाया, उसके बारे में थोड़ा बता दूं। जहाँ तक किसान भाइयों आवास व्यवस्था की बात है तो खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को एक सेट बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए। इसकी सफाई होनी भी बहुत जरूरी है। पिंजरों के नीचे जो सफाई करनी चाहिए वो झाड़ू से दोनों टाइम करनी चाहिए, जिससे किसी किस्म का कीड़ा इसके नीचे ना बने। उसके बाद जो है थोड़ा सा चूना छिड़क दो, चूने से कोई कीड़ा नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा और उससे और भी कमरे का भी माहौल अच्छा रहेगा। तो मैंने सबसे पहले इन्हें 2 टाइम घास गेरना, इनका चारे में जो है नंबर 1 बरसी है, जवी है, चेरी है, मक्का है और जो भी आपको हरी चीज लगती हो वह सब खुआओ इन्हें। पत्ते भी खुआ सकते हैं, नीम के पत्ते भी खुआ सकते हैं। इनकी फीड भी आती है, एक टाइम हम फीड देते हैं, एक टाइम हम इन्हें चारा देते हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा 200 ग्राम फीड गेर दो, जिससे इनका पेट भर जाता है और 200-250 ग्राम इनका घास है, चारा है, इससे ये फुल हो जाते हैं। पानी इनकी बेली इनके पास लगी हुई है, उन कटोरियों में पानी दिन में 5-4 बार जरूर गिर दो, क्योंकि प्यास ज्यादा लगती है। ताजा पानी होना चाहिए, स्वस्थ पानी होना चाहिए। ये बर्तन डेली इनके जैसे आप मांझ के खाते हो, इनके भी साफ होने चाहिए। उसके बाद हम इनका क्रॉसिंग देखते हैं कि कौन सी मादा हमारी क्रॉसिंग हो रही। वो जब हीट पर आती है तो ये 45 दिन के बाद हीट पर आ जाती है। इनको देख लो कि ये हीट पर आ गई या नहीं आ गई। जब क्रॉसिंग करवानी हो तो हीट पर आई हुई के दौरान एक नर घेर दो और नर अपने आप ही क्रॉसिंग कर देगा। उसको हम 5-7 मिनट के बाद ही अलग कर देते हैं। उसकी देख रेख अलग होती है और जब मादा बच्चे देने की स्कीम में आती है तो उसकी खुराक भी कुछ अच्छी बढ़ा देते हैं। 30 दिन में अपने आप रजिस्टर में उसे नोट रखें। 29 दिन के बाद आप उसके पास कोई कपड़ा घेर दो या कोई टाट घेर दो, जिससे वह अपने बच्चे उस पर दे सके। गद्देदार स्थान होना चाहिए जिससे बच्चा जो है सुरक्षित रहे। मादा जो है एक टाइम में 5 से लेकर 10 तक बच्चे देती है। बच्चे को जो है जब वह चाट ले 5-7-10 मिनट के बाद उसे हम दूसरी ओड्डी में रखते हैं, टोकरी अलग रखते हैं जिसमें रुई होती है, रुई में उन्हें रख देते हैं। इसीलिए इनके बच्चों को भी घुंटी देनी जो बहुत जरूरी है। रुई में से निकाल के उन्हें विमराल दवा है, एक विमराल दवा जिसे घुंटी कहते हैं, तो विमराल घुंटी को हम इनको डेली एक टाइम पिलाते हैं। डेली 2-3 बार दिन में इनको चुहाते हैं। इनकी बच्चों की आंख 10 दिन तक नहीं खुलती, 12-13 दिन के बाद खुलती है। तो 10-12 दिन तक वह विमराल दवा भी चलती रहेगी इनकी, जिससे इनका हाजमा सही रहे, बच्चों का दूध कीड़ा ना हो पेट में, और उन्हें बच्चों को उनकी माँ के द्वारा छोड़ दे, जिससे वह बच्चे भी वहाँ अपनी माँ के द्वारा घास भी खाने लगे, फीड भी खाने लगे, खाने पीने की उन्हें आदत बन जाएगी, उनको भी वैसा ही रहने का हिसाब उनका बन जाएगा। 1 महीने के बाद उन्हें अलग कर दें। दवाइयों का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। दवाइयों में सबसे जरूरी जो हमारी दवा है, सीरीज आती है। सीरीज में 1 ml दवा लो, वो सभी डॉक्टर बताते हैं कि कौन कौन सी दवा देनी चाहिए। इन्हें आदमी वाली दवा चाहिए। 3-3.25 महीने में उनको हमने भवानी भेज दिए। भवानी से हमारे पास गड्डी आई और गड्डी आने के बाद यहीं कांटा लगाया उन्होंने, सब बच्चे तोल लिए और नगद पेमेंट किया। जितना भी उनका वजन हुआ उसका हमें 300 रुपए किलो का हिसाब उन्होंने देगा। तो इस प्रकार से हम जो छोटे किसान हैं, हमें धंधा करने में बहुत फायदा है। इस सप्ताह कैसा रहेगा मौसम का मिजाज कृषि कार्यों हेतु? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ स्थित
कृषि मौसम परामर्श सेवा योजना के परियोजना अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर इस सप्ताह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में मौसम इस प्रकार रहने की संभावना है। अतः मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को खेतीबाड़ी संबंधित समसामयिक सुझाव दिए जाते हैं, जो इस प्रकार है। गेहूं, जौ, चना, मटर एवं मसूर की फसल की कटाई करें। गन्ने की पहले बोई गई फसल यदि इस सप्ताह 1 से 1.5 माह की हो गई है तब पहली सिंचाई करें। गन्ने की पौधा फसल में कंसुआ के नियंत्रण हेतु ट्राइकोग्रामा नामक परजीवी के कार्ड खेत में लगाएं। शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए पेड़ी की फसल हेतु गन्ने की कटाई के बाद पत्तियां फैला दें। सब्जी फसलों जैसे बैंगन, टमाटर एवं मिर्च की तैयार पौध की रोपाई व भिंडी की बुआई का कार्य करें। टमाटर की पहले रोपी गई फसल इस सप्ताह यदि 1 माह की हो गई है तब यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर हल्की सिंचाई करें। ऐसे शुष्क मौसम में किसान भाई नींबू वर्गीय फलों के बागों में सिंचाई करें। कहीं कहीं इनके फल फटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे फलों की गुणवत्ता एवं पैदावार में कमी आ सकती है। अतः फलों की सुरक्षा हेतु जिब्रेलिक एसिड 10 मिलीग्राम सक्रिय तत्व को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ों पर समान रूप से छिड़काव करें। हरे चारे की उपलब्धता के लिए बहुकटाई ज्वार की बुआई शुरू कर दें। ज्वार की प्रजातियों में JS 20, SC 260 व 307 तथा मक्का, ज्वार, लोबिया की इस सप्ताह बुआई करें। गेहूं या अन्य फसलों से खाली हुए खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भरारी झांसी स्थित कृषि मौसम इकाई के अनुसार इस सप्ताह बुंदेलखंड के जनपदों जैसे जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा आगामी 3-4 दिनों में हवाएं दक्षिण पश्चिम व उत्तर पश्चिम दिशा से 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने, तापमान अधिकतम 41 से 43 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के मध्य तथा अधिकतम एवं न्यूनतम आर्द्रता क्रमशः 35 से 40 व 20 से 25% के मध्य तथा मौसम शुष्क रहने एवं आसमान में प्रथम 2 दिन आंशिक से मध्यम बादल छाए रहने के आसार है। मौसम के इस मिजाज को देखते हुए यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह इस प्रकार है। रबी मौसम की तिलहनी एवं दलहनी फसलों की कटाई के बाद खाली हो चुके खेतों में किसान भाई इस सप्ताह 8 से 10 इंच गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। भंडारण के लिए अपने चना, मटर, मसूर, गेहूं इत्यादि को कड़ी धूप में इतना सुखाना चाहिए कि उसमें नमी की मात्रा 8 से 10% से अधिक न रहे। भंडारण से पूर्व कुठले या भंडार गृह को कीटनाशी से विसंक्रमित कर लें। इसके लिए मेलाथियान 0.3% घोल बनाकर भंडार गृह के अंदर छिड़कना चाहिए। हरे चारे हेतु कुछ खास किस्में मक्का की गंगा शंकर 2, विजय, अफ्रीकन टाल, लोबिया की रसियन जायंट, ज्वार की MP चेरी, पूसा चेरी 23, पाइनियर इत्यादि की बुआई का उपयुक्त समय है। आम के बौर को गालमीज तथा भुनगा अथवा लस्सी कीट से बचाने हेतु मोनोक्रोटोफॉस अथवा डाइमिथोएट 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। खर्रा रोग से बचाने हेतु घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बागों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पूर्व में बोई गई कद्दू वर्गीय सब्जियों के पौधों को कद्दू के लाल कीट से बचाने हेतु निम्बिसिडीन 2 लीटर या डाइमिथोएट 1 लीटर प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। समस्त सब्जियों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। दुधारू पशुओं से अच्छा उत्पादन लेने हेतु उन्हें स्वच्छ पानी पिलाएं, नियमित नहलाएं व फुरैरा करें। पशुओं को 1 किलोग्राम दाना प्रति पशु व दुधारू पशुओं को 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना के साथ नमक, खड़िया, गुड़ इत्यादि हरे व सूखे चारे के साथ दें। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के पूर्वानुमान। अगले सप्ताह हम पुनः हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। कार्यक्रम में बाकी हैं अभी और जानकारियां, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। उन्नत बीज,
नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है रसेहता मैनपुरी से रामजी लाल ने। आप ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल में इस समय किए जाने वाले देख रेख प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। किसान भाइयों, इसमें ग्रीष्म ऋतु में मूंगफली की खेती कर रहा हूँ, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में मूंगफली की किस प्रकार से देख रेख करें उसके बारे में आपको अपने अनुभव बताना चाहूंगा। और इस समय जो मूंगफली की जो फसल देख रहे हैं वनस्पति वृद्धि की अवस्था में है, इसमें कुछ समय में फूल आना शुरू हो जाएंगे। ग्रीष्मकालीन जो मूंगफली होती है इसमें अपने को समय समय पर सिंचाई करना पड़ता है, और इसमें जब सिंचाई होती है तो खरपतवार बहुत सारे निकलते हैं। ये खरपतवार जो आप देख रहे हैं ये खाद पानी सारा खरपतवार ले लेता है जो मूंगफली को मिलना चाहिए। इसको खरपतवार को समय समय पे उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मूंगफली में कम से कम 2 बार निंदाई गुड़ाई होना चाहिए। इस समय जो गुड़ाई करके इसके जो तने में मिट्टी चढ़ाना चाहिए, जिससे वो नोट निकलते हैं, उससे मूंगफली अच्छी निकलती है। और कम से कम 2 बार अपने को गुड़ाई करना चाहिए, उसके तने में मिट्टी डालना चाहिए। किसान भाइयों, हमारी जो मूंगफली की फसल है अभी इस समय वनस्पति की वृद्धि की अवस्था में है। इसकी कीटों से सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो मूंगफली की फसल में रस चूसक कीट जैसे माहू, खुरका, थ्रिप्स आदि का प्रकोप होता है। ये कीट पौधों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही पीत छिरा मोजेक जैसे रोग का वाहक का कार्य भी करते हैं। इसमें रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। और दवाई हर समय बदल के ही उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, जो दवा सींचने का जो समय है सुबह या शाम का, वो अच्छा समय होता है। दिन के दोपहरिया में नहीं करना चाहिए, उससे दवा का उतना अच्छा अपने को परिणाम नहीं मिलता। सुबह शाम जो स्प्रे करते हैं दवा का, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं इसमें मूंगफली में कुछ टिक्का रोग आ गया है। इसमें काली पत्तियां काली पड़ गई हैं, उसमें एक बिंदी आ गई है, बादामी कलर के एक धब्बे आ गए हैं। इसको टिक्का रोग बोलते हैं। धीरे धीरे फैलते फैलते पेड़ तक आ जाता है और इतना हो जाता है कि पेड़ सूखने की अवस्था में होता है। इससे अपना काफी नुकसान हो जाता है। इसके बचाव के लिए अपन बावस्टीन या स्ट्रेप्टोमाइसिन का 1 लीटर पानी में 1 ग्राम 1 ml स्प्रे करना चाहिए, जिससे अपना उत्पादन अच्छा बना रहे। अगर कोई खतरनाक कीट हो गया और अपने को समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे समय में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक लोगों से संपर्क करें और उनके द्वारा बताई गई अनुशंसित दवाइयों का उपयोग करें। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर है आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखें इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। कौशाम्बी में अग्निकांड में 5 लोग जिंदा जले। प्रशासन ने किया 1.5 लाख के मुआवजे का ऐलान।
बलिया में बाढ़ खंड के इंजीनियर के घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में वाराणसी रेफर। सहारनपुर में सामने आई शिक्षकों की क्रूरता, 10 साल के मासूम को पहले पीटा फिर उखाड़ दिए नाखून। बेसिक शिक्षा विभाग का अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा, बसपा सुप्रीमो मायावती को ही दे दी अनुदेशक की नौकरी। और पश्चिम बंगाल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने ढूंढा दम तोड़ते ट्रांसफार्मरों का इलाज, कलर रोड में बनेंगे ट्रांसफार्मर, 2 बार टूटते ही होगा सिस्टम से बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा है। इस बार मामला बलिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सिविल लाइंस एरिया का है, जहां के कुंवर सिंह चौराहे पर स्थित सिंचाई विभाग की कॉलोनी में शनिवार को शाम करीब 9 बजे के आसपास हौसला बुलंद बदमाशों ने बाढ़ खंड के इंजीनियर के घर में घुसकर गोली मार दी। पड़ोसियों के अनुसार करीब 6 राउंड गोली लगी, जिसमें इंजीनियर का शरीर पूरी तरह छलनी हो गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस को हुई तो शहर के तमाम चौकियों के इंचार्ज समेत पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल इंजीनियर को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां के डॉक्टर्स ने मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत वाराणसी रेफर कर दिया है। गोली लगे हुए इंजीनियर साहब आए थे बाढ़ नियंत्रण के, तो उनको यहाँ पे प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद उनकी हालत को गंभीरता को देखकर उनको बनारस से रेफर किया। करीब 808 के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति आया और उन्होंने उनके ड्राइवर से उनके विषय में जानकारी की और कहा साहब को बुला दीजिए। इस पर ड्राइवर द्वारा CBB सिंह को बुलाया गया। इस पर तत्काल बदमाश द्वारा फायर किया गया और ये अपना जान बचा के अंदर गए। अभी प्रथम दृष्टया जो डॉक्टर से बात करने उस पर किए हैं, पीठ में 2 गोलियां हैं, एक हाथ में है और एक गले के नीचे है। अभी तक की जो 4 गोलियों की पहचान हो पाई है, जो भी देखने से प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र के खुर्रम गांव में एक पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटाखा आग लग गई है ना, वहाँ पटाखे बनते थे? हाँ, पटाखा बनते रहे। कब से बन रहे हैं पटाखे? बहुत दिनों से बना होता। कौन बनवा रहा पटाखे? रामबरन। तो क्या कोई घटना मृत्यु भी हुई है क्या किसी की? हाँ, मर गए। और घायल कितने लोग हैं? घायल 2-3 लोग हैं। और अब बात करते हैं शिक्षक की क्रूरता की। सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र के पठानपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 10 में एक अध्यापक ने सारी संवेदनाओं को मारते हुए ऐसी क्रूरता की बानगी दिखाई कि आप भी हिल जाएंगे। हमारे समाज में भगवान से बड़ा गुरु को सम्मान दिया जाता है, लेकिन सरकारी स्कूल के टीचर ने छात्र की न सिर्फ जमकर पिटाई की, बल्कि उसे हाथों से नाखून तक उखाड़ दिया। दरअसल 10 वर्षीय बच्चा कक्षा 3 का छात्र है। होमवर्क न करने पर सुल्तान नाम का टीचर इतना उग्र हो गया कि छात्र को जानवरों की तरह पीटा और तो और उसके नाखून तक उखाड़ दिए। वहीं आरोपी गुरु अपनी करतूत को भूल बता रहा है और उधर मासूम के परिजनों ने मामले की तहरीर थाने में दी। नखून भी निकाले हैं आपसे? कौन सी उंगलियों के नखून निकाले हैं? बच्चे की इस तरह पिटाई कर दी कि उसको नखून तक उतार दी। अभी वो तो बस बोल से लग गया, ज्यादा पिटाई नहीं करना चाहता। बेसिक शिक्षा विभाग का अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विभाग ने बसपा प्रमुख मायावती को ही अनुदेशक की नौकरी दे दी है और काउंसलिंग के लिए 1 मई को बेसिक शिक्षा कार्यालय में बुलाया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि इंटरनेट पर भी ये फॉर्म मौजूद है। दरअसल मार्च महीने में शिक्षा विभाग में अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था और इसी आधार पर अम्बेडकर नगर में लगभग 500 अनुदेशकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन आखंड तक भ्रष्टाचार में डूबे
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को अनुदेशक की नौकरी दे डाली। फॉर्म में मायावती के पिता के नाम पर मुलायम का नाम दर्ज है। इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि सूची में जिसका भी नाम दर्ज है उसके अनुदेशक की नौकरी दी जाएगी, वो चाहे कोई भी हो। आवेदन आमंत्रित किए गए थे। हमारी व्यवस्था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसमें जो भरा है नाम, ठीक है।